साथ नेफेड के पूर्व एडिशनल एमडी सुनील सिंह अब जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। सबसे पहले तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ होल पे कैसा आता हुआ देखते हैं, चाहे वो फ्रेट्स है चाहे वो ट्रेडिंग रूट्स हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ चिंता। मनीषा जी, ये बात आपने बहुत सही कही कि अभी जो एक वेस्ट एशिया का जो चैलेंज अल नीनो के साथ आ गया है, ये एक एडिशनल चैलेंज है जिसको हमें एग्रीकल्चर प्राइसिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइसेस में कंज्यूमर्स के लिहाज उसको सोचना होगा। और अभी आपने देखा कि इसके कारण जो एक्सचेंज रेट है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल है। कभी ये 95 तक ये टच कर लेता है, और जिस तरह के अभी आशा है और यदि ये वॉर कंटिन्यू हुआ तो ये और भी बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट कॉस्ट है आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो बढ़ेगी। साथ-साथ फर्टिलाइजर सेक्टर में इसका तो इम्पैक्ट सामने ही दिख रहा है। जो खरीफ तथा रबी सीजन में एक एडिशनल चैलेंज अल नीनो के साथ-साथ आएगा, जहां पर सरकार को बहुत बखूबी फर्टिलाइजर सप्लाई को मैनेज करना होगा, जिससे किसानों को कम से कम सीड तथा फर्टिलाइजर की मार किसी भी तरीके से ना पड़े। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे ये देखा जा रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तथा फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के समन्वय से इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं तथा स्टेट्स ने इसका कॉग्निजेंस ले रखा है। लेकिन अब बात यह है कि यदि मान लीजिए सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा तो आप बेटर मैनेज तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस सप्लाईज को, जो शॉर्टेज है, उसको कैसे मीट आउट करेंगे, इस पे सोचने की बात है। आप जी कॉन्सिक्वेंटली इसके फ्रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जी भी बढ़ेगा, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर्स को जाएंगी वो भी बढ़ेंगी। साथ ही साथ एक जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी पल्सेस हैं मोस्टली वो रेनफेड एरियाज में प्रोड्यूस होती हैं, और यदि रेन्स कहीं अफेक्ट हुए और वहां पर यदि बिजली की या फिर बिजली की सुविधा नहीं है, तो वो जो डीजल ऑपरेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो इम्पैक्ट होंगे। हम्म सुनील जी, जैसे आपने कहा कि आउटपुट कॉस्ट में यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, ज़्यादातर दालें यहाँ पर रेनफेड एरियाज में है तो एक इम्पैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे ही। फर्टिलाइजर वाली जो चिंता है वो अक्रॉस वर्ल्ड में है, एशिया में ऑफकोर्स थोड़ी ज़्यादा है, जहाँ पर भारत यूरिया पिछले 2 महीने पहले जो ले रहा था और जो अब ले रहा था, 50% इंक्रीज वहाँ पर प्राइसेस में है, भाव डबल होते हुए नजर आए हैं। कितना इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत जल्द मई में हम यहाँ पर नया एमएसपी भी डिक्लेयर होता हुआ देखेंगे, तो किस तरह की प्राइसिंग के साथ हम तैयार हैं? अब इसमें ये बात आती है कि सरकार उसको कितना ज्यादा उस कॉस्ट को सब्सिडाइज करती है और किसानों को किस रेट में मुहैया कराती है। ये बाद में ये कॉल लेना होगा, और जितनी भी सब्सिडी आएगी या फिर जो प्राइस में एस्केलेशन होगा, उसका कितना पोर्शन सरकार अब्जॉर्ब करती है और कितना वो किसानों को पास ऑन करती है, या अभी क्लियर, इस पर भी क्लैरिटी आनी बाकी है। हम्म सुनील जी, साथ ही साथ आप कहेंगे सरकार की जो प्रोक्योरमेंट्स हैं या जो मार्केट मैनेजमेंट है, ऐसे समय में और भी थोड़ी सी शार्प होनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल जो प्रॉब्लम्स थी, इस साल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे कहीं ज्यादा हैं और बहुत ही मैक्रो इन नेचर हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन इस बार यदि हम अल नीनो की इफेक्ट की बात करें, 2014, 15, 16 में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आया था, जब हम लोगों ने बफर ऑफ पल्सेस की बात कही और प्रपोजल दिया नाफेड की तरफ से। उस समय से और आज में जो स्ट्रैटेजी है उसमें काफी काफी पैनापन है, और प्रोक्योरमेंट भी अभी चल रही है। अभी आप चने की भी जो प्रोक्योरमेंट हम देख रहे हैं, करीब करीब एनसीसीएफ एवं नाफेड दोनों मिलाकर के 15 लाख मीट्रिक टन उन्होंने प्रोक्योर कर लिया। और अभी जहां तक की स्ट्रैटेजी की बात है, जो मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो वेस्ट एशिया की क्राइसिस से, चाहे अल नीनो के क्राइसिस से, पल्सेस सेक्टर में तत्काल में सरकार वेल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट बफर है। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार 4 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 40 लाख मेट्रिक टन के स्टॉक सरकार के पास अवेलेबल है। और किसी भी तरीके की यदि एडवर्स रिपोर्ट्स आती हैं प्रोडक्शन पर, जो आनी है, जो एक्सपेक्टेड है इस बार, तो उसको मीट आउट करने के लिए सफिशिएंट स्टॉक है। लेकिन यदि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, कि 2014, 15 और 15, 16 के यदि हम आंकड़े देखें, इस साल तो हम मैनेज कर लेंगे,
क्योंकि 2014-15 में भी खरीफ की जो एकरेज थी वह 100 लाख हेक्टेयर्स थी। यील्ड उस समय था 573 केजी और जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 57.33 एलएमटी थी। लेकिन जो 14-15 में जो क्राइसिस हुई, उसका अगले साल इम्पैक्ट आया जहाँ पे यील्ड लॉस ज़्यादा आया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपकी एकरेज बढ़ी थी। तो हो सकता है कि अभी जो खरीफ सीज़न है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, उसको हम प्राइस मैनेज कर लें, लेकिन इसका इफ़ेक्ट थोड़ा अगले साल भी कैरी होगा। सुनील जी तीसरी जी, जी जी, जी, सुनील जी, कुछ मेरी काफ़ी सारी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से बात हो रही है, उन सभी को ये लगता है कि आगे जाकर प्राइसेस में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको लगता जी। है इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट करेगा? तेजी होगी। मैं मानता हूँ कि इसमें आज के प्रेज़ेंट लेवल से तेजी होगी। लेकिन उसको सूटेबली कंटेन करने के लिए सरकार के पास स्टॉक है। जिसको सरकार 2015-16 की जो रेपुटेशन है या बीच-बीच में ऐसे कुछ एबरेशंस आए हैं, वो एबरेशंस इस बार नहीं आ पाएँगे। बहुत तेज़ी तो नहीं आएगी जहाँ पर एक बेतहाशा एक बेलगाम तेज़ी की बात जो हम ₹250 जब आपने तुअर की दाल खाई थी या फिर ₹150 जो चने की दाल बिकी थी, उस टाइप की तेज़ी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, प्रेज़ेंट लेवल से तेज़ी आने की उम्मीद है। पॉइंट टेकन। सुनील सिंह जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स बाजार में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और जैसे सुनील जी हमें समझा रहे थे कि जिस तरह से 2014-15 में हुआ था, अगले साल भी वो कैरी फॉरवर्ड हुई थी चिंताएं और उसका एक इम्पैक्ट वो शायद हम इस साल और अगले साल भी यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे। लेकिन आगे जाके एल निनो का क्या सीन रहता है, फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, सब्सिडीज कैसी रहती हैं, वो ऑफकोर्स पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पर वॉच करेगा। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।